नमस्कार, मार्केट पंचनामे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और एक दिन की छुट्टी से पहले मार्केट्स में यानी कि आज एक्सपायरी के दिन बढ़िया रफ्तार बनते हुए दिखाई पड़ी आज बाजार में। आज मिड कैप में रिकॉर्ड बने, निफ्टी बैंक एक समय पर रिकॉर्ड था फर्स्ट हाफ में। सेकंड हाफ में आज आईटी और बैंकिंग दोबारा खरीदारी वहां आते हुए दिखाई पड़ी और खरीदारी के साथ साथ ही मार्केट्स में एक रफ्तार बनी रही। 0.5% के आसपास की बढ़त रही सेंसेक्स में, निफ्टी में 350 अंकों के आसपास का उछाल रहा सेंसेक्स में। और मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स तो वैसे ही बढ़िया तेज़ी में। तो पहली बार सेंसेक्स आज 75,000 के पार बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। कल पार हुआ था और आज पार बंद भी हो गया। और निफ्टी 250 अंकों के आसपास की बढ़त के साथ बंद होता, निफ्टी बैंक 250 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुआ। ऑलमोस्ट 50,000 की दहलीज पर वही पहुंच गया। मिड कैप इंडेक्स में आज नया रिकॉर्ड बना और साथ साथ स्मॉल कैप इंडेक्स भी अच्छी तेज़ी में कामकाज कर रहा है। करीब 1% के आसपास की बढ़त आज मिड कैप इंडेक्स में देखने को मिली। रफली 0.5% से ज़्यादा की बढ़त आज स्मॉल कैप इंडेक्स में आते हुए दिखाई पड़ी। और स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी काफ़ी थी। एडवांस क्लाइंट एडवांसेस के फेवर में था। स्पेसिफिक स्टोरीज़ की अगर बात की जाए तो आज ज़ोरदार तेज़ी थी केमिकल में। आप F&O में साइड जाएंगे तो टाटा केमिकल, SRF, दीपक फर्टिलाइज़र, दीपक नाइट्राइट, आरती इंडस्ट्री, सब में खरीदारी थी। अगर आप कैश मार्केट में जाना चाहेंगे तो जुबिलेंट इनग्रेवी आज वापस नया 52 वीक्स हाई हिट होता हुआ दिखाई पड़ा। 550 रुपये के करीब पहुंचा, जोरदार तेज़ी वहां देखने को मिली। और बाकी भी जो कैश के शेयर थे, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स एंड ऑल, वहां पर खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी। पहला पार्ट ये था। दूसरा, आज PSU में बाइंग थी तो पेट्रोनेट, LNG, NMDC, नाल्को, कोल इंडिया, इवन और कंटेनर कॉप, इन सब में एक ज़ोरदार तेज़ी आज के सत्र में बनते हुए दिखाई पड़े। तो यहाँ पर भी एक अच्छी खरीदारी बनी रही। तो पूरा PSU बास्केट तेज़ी में था। लास्ट आवर में ITM बाइंग आई। आप कह लो कि वो आशीष के TCS के लिंक के आसपास जब उसने दिया, उसके बाद तेज़ी देखी और डे हाई के आसपास TCS बंद हुआ। सो अच्छी तेज़ी TCS में बनते हुए दिखाई पड़ी। नंबर्स इनके फ्राइडे की शाम को, तो उससे पहले खरीदारी थी आज। उसके अलावा बैंक्स में HDFC बैंक थोड़ा प्रेशर में ज़रूर था, लेकिन गिव अप तो नहीं कर रहा वो। जिस तरह की उम्मीदें हैं वही 1360 पे आके अटक जाता है, क्योंकि वो मेजर रेजिस्टेंस है। 1560 के आसपास अटक जाता है, वो मेजर रेजिस्टेंस है इनका। लेकिन वापस हायर लेवल से थोड़ा बहुत टूटता है तो बहुत ज़्यादा नहीं, हल्की बहुत बिकवाली आती है। आज रिलायंस पार्टिसिपेट कर रहा था मार्केट्स में खरीदारी में। ऑयल एंड गैस, PSU, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा PSU का इन्वॉल्वमेंट है, वो सारे सेक्टर तेज़ी में थे। तो मेटल हुआ, ऑयल एंड गैस हुआ, सब में खरीदारी देखने को मिल रही थी। इसके अलावा FMCG इंडेक्स में आज खरीदारी थी, वहाँ पर भी बढ़त आते हुए दिखाई पड़ी। ITC वगैरह पार्टिसिपेट कर रहे थे उसमें भी। सो ओवरऑल एक अच्छा सेशन, जबकि बाज़ारों में खरीदारी का रुख बना ही हुआ है। स्टॉक स्पेसिफिक चली रही है कहानी। रियल एस्टेट ज़बरदस्त तेज़ी में कामकाज कर रहा है। केमिकल आज अच्छी तेज़ी में आ गया। एविएशन से इंडिगो आज बढ़िया तेज़ी में था, नया रिकॉर्ड बनाया। यूनाइटेड स्पिरिट्स एक बार फिर से 1200 के लेवल अचीव किए, 1200 प्लस गया, नया ऑल टाइम हाई हिट किया। इसके अलावा अच्छी तेज़ी आज अगर कुछ और सेक्टर स्पेसिफिक देखेंगे तो आज वो ब्रोकरेज हाउसेस के नोट्स का इम्पैक्ट था। M6 पे एक नोट आया, M6 में तेज़ी थी। इंडस टावर में खरीदारी थी। वोडाफोन आइडिया के लिए 5 रुपये का टारगेट आया, वहाँ पे सेल रेटिंग थी। इसके अलावा बाकी स्पेसिफिक स्टोरीज़ में जहाँ जहाँ पर वो नोट्स थे, इंडिगो का नोट था, M6 का नोट था, केमिकल पे नोट था, उन सब में ही तेज़ी बनते हुए दिखाई पड़ी रही थी। तो ऐसे ऐसे करके मार्केट रिएक्ट कर रहा है अलग अलग खबरों पे, ट्रिगर पे। अब कल तो बाज़ार बंद है ईद के चलते, लेकिन बाकी फिर शुक्रवार को एक बड़ा इवेंट है, TCS के नंबर्स। उसके बाद फिर, क्योंकि हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र भी होगा, तो जो भी पोजीशंस हैं उससे पहले उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट होंगी। एंड देन आपके लिए फिर आता है अगला हफ्ता, जब आपको अर्निंग धीरे धीरे फुल थ्रॉटल में बढ़ना शुरू हो जाएगी। प्लस आप चुनाव से बहुत दूर नहीं है, तो अब चुनाव की पहले चरण के चुनाव भी जल्दी आने वाले हैं। सो ऐसे बहुत सारे इवेंटफुल मंथ की तरफ या कि सेकेंड हाफ की तरफ आप बढ़ रहे हो, तो वो पार्ट को आप ध्यान रखोगे। और मार्केट अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है, मतलब पे चल ही रहा है ऑलरेडी इन बड़ी इवेंट्स के साथ साथ। तो इसलिए बहुत स्केप्टिकल होके और बहुत स्टॉप लॉस साथ और बहुत ही देख संभल के अपनी आप कॉल्स लेना है, अकॉर्डिंगली यहाँ पर काम करना है। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। अच्छा, 2 और बड़े अपडेट्स उसमें। आज एक प्रोटीन का ब्लॉक हुआ था सुबह। ब्लॉक के बाद 6-6.5% ऊपर लगातार जो हैंगओवर था प्रोटीन में, वो ब्लॉक को लेकर ही चल रहा था। इसकी वजह से लगातार टूट रहा था वो आज शायद ब्लॉक ओवर हुआ और उसके बाद खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ी। तो एक इम्पॉर्टेंट अपडेट में वो भी बड़ा इवेंट था, उसके ऊपर भी आपको अदरवाइज़ नज़र रखनी होगी। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर भी। औरा शॉपिंग जी का सवाल है। नमस्ते सुमित जी, आई हैव 500 शेयर ऑफ राघव प्रोडक्टिविटी एट 700 रुपये। देखिए, आमतौर पर इसका जिक्र कम होता है स्टॉक का, और ये कंपनी एक स्पेशलिटी प्रोडक्ट बनाने के कामकाज में जो मेटल रिलेटेड रहता है। प्लस मतलब जो खुद मैनेजमेंट ने बोला है कि ये सेमीकंडक्टर के
जो प्रोडक्ट होते हैं जो जिसमें सेमीकंडक्टर बनता है, उस इंटरमीडिएरी प्रोडक्ट को बनाने में भी ये कंपनी अपना योगदान देती है, जिसके लिए उन्होंने एक जापानी कंपनी से टाइप किया हुआ है और उनके लिए ऑलरेडी कामकाज कर भी रहे हैं लोग थोड़ा थोड़ा कुछ, क्योंकि इनके पास शायद जयपुर में वो रहता ही है, जो बेसिक प्रोडक्ट सिलिका वगैरह चाहिए होता है वो शायद इनके पास रहते हैं माइनिंग में, तो इसीलिए इनको बहुत दिक्कत आती नहीं है। बट वैसे कंपनी का वैल्यूएशन थोड़ा सा महंगा है चलने की वजह से। बड़े ऑल मार्की इन्वेस्टर जितने हैं, चाहे आप रारे एंटरप्राइजेस कह लें, उत्पल शेठ कह लें, जितने बड़े नाम हैं सब इस कंपनी के अंदर ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं। और रिसेंटली मुकुल अग्रवाल को भी 800 रुपये 880 रुपये पे प्री बोनस उन्होंने शेयर अलॉट किए थे। सो 1200 रुपये पे बोनस एडजस्ट हुआ तो करीब करीब 400 साढ़े 400 रुपये मुकुल अग्रवाल को शेयर अलॉट होंगे, आप वो एक्सचेंज में चेक भी कर सकते हो। सो एज ऑफ नाउ तो मतलब बने रहने में हार्म नहीं है। और वैसा भी खरीदारी का दाम मुझे, क्योंकि प्री बोनस लग रहा है 700 रुपये, तो आप बोनस एक बार क्रॉस चेक कर लेना, क्योंकि पोस्ट बोनस तो ये 1200 रुपये 1300 रुपये पे तो बोनस ही आया था, इसमें 1:1 आई थिंक, तो ये शेयर वैसे ही हाफ हो गया वहाँ से। तो एक बार खरीदारी का दाम चेक कर लो, और अगर आपके पास है भी तो आप बने रहो, ऐसा हार्म नहीं है, बट नंबर्स के ऊपर नज़र रखना है इसके गोइंग फॉरवर्ड। हाय सर, निफ्टी ETF और नेक्स्ट निफ्टी 50 ETF पर कब एवरेज करें, SIP या बल्क में लें? ज़ाला जी देखो, कभी भी ETF हो या निफ्टी नेक्स्ट ETF हो या कोई भी IT ETF हो, बैंक निफ्टी ETF हो, जब आप इस तरह के प्रोडक्ट में उतरते हो तो आपको हमेशा सिर्फ एवरेज ही करना चाहिए, आपका SIP करना चाहिए। मतलब आपको कभी आउटराइटली लॉन्ग जाने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं होती अनटिल अनलेस। देखो, लॉन्ग जाने के लिए क्या बना है, अगर आप बाज़ार में बिल्कुल नए उतरे हो मार्केट के अंदर, तो आपके लिए बना है मल्टी एसेट फंड जो होता है। अगर आप उसमें क्या होता है, उसमें आपके पास इक्विटी होगा, आपके पास रीट्स होंगे, गोल्ड होगा, तो ऐसे मल्टीपल एसेट्स होंगे जिसमें 60% हिस्सा इक्विटी में होता है। तो वो म्यूचुअल फंड का तरीका जो है मल्टी एसेट फंड का, उससे आपको मल्टीपल एसेट्स मिल जाते हैं एक ही बार में, वो बल्क में आप ले सकते हो क्योंकि उसमें आपको मल्टीपल एसेट का एक तड़का मिल रहा है। लेकिन जब आप किसी ETF में उतरते हो, किसी फंड में उतरते हो, या कोई निफ्टी का ETF या इंडेक्स में पोजीशन लेते हो अपनी, तो आप फिर SIP वे में ही लो, ज़्यादा बेटर है। आप SIP का क्वांटम बढ़ा छोटा कर सकते हो कि मैं इस बार ज़्यादा बड़ी SIP ले रहा हूँ। अब रही बात एवरेज की, तो एवरेज नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने आज मान लो 100 ETF लिए हैं, जब इंडेक्स था 22,000, आज इंडेक्स 23,000 है और महीना पूरा हो गया, तो आपके 100 ETF फिर आ जाएंगे, तो आप इसको घटा के 50 कर सकते हो, ये तेज़ी है। लेकिन यही साइमल्टेनियसली 23,000 का इंडेक्स टूट किया जाता है 22,000, 18,000, 17,000, 19,000 वटेवर नीचे की तरफ, तो आप अपने ETF का जो क्वांटम है वो बढ़ा सकते हो। लेकिन इसमें कोई ये ETF कोई इंडेक्स की ट्रेडिंग नहीं है, इसका रोज़ भाव देखो, या आपको रोज़ के सौदे स्टॉप लॉस और टारगेट रखने इसमें। ये एवरेज चल रहा है, चलता रहेगा, SIP चल रही है, चलती रहेगी, आ रहा है, आता रहेगा। आप इसको 5 साल बाद, 6 साल बाद, 10 साल बाद देखोगे, तब रियलाइज़ करोगे इसका जो ट्रू वैल्यू आप निकाल पाए हो। अभी देखने का कोई लॉजिक नहीं है, रोज़ रोज़ भाव देखने से भाव नहीं बढ़ता, स्ट्रेस बढ़ता है। तो उस चीज़ को आप आधार मान के काम करो। ओके, इज़ वारी रिन्यूएबल फंडामेंटली गुड कंपनी? जितनी भी तेज़ी, जैन साहब, जितनी भी इसमें खबरें हैं, अच्छी चीज़ें हैं, ट्रिगर हैं, वो सब आज के भाव पे डिस्काउंटेड है। एक तरफा तेज़ी दिखाई है स्टॉक ने, और इतनी ज़बरदस्त तेज़ी आ चुकी है, तो उस तेज़ी के बाद हाथ लगाने की हिम्मत नहीं होती। चाहे आप फंडामेंटली इनके प्रॉफिट्स की बात कर लो, वो उतने सपोर्टिव है नहीं, वैल्यूएशन वाइज बहुत महंगा है, तो इसीलिए एक बार को हाथ लगाने में घबराहट है। आपको कहीं फॉल में मिले तो बात अलग है, नंबर इंप्रूव हो जाए तो बात अलग है, लेकिन अभी के लिए तो यही ट्रिगर है कि बहुत महंगा है, तो थोड़ा हाथ संभल के काम करना है इस पर। कल आपने कहा था कि CG पावर कंसोलिडेशन में जाएगा, मुझे 30 शेयर पे 30% प्रॉफिट था, मैंने सेल करके एशियन पेंट और टाटा टेक ले लिया, गुड डिसीजन और नॉट? सर, आरती इंडस्ट्रीज व्यू। तो देखो संयम सर, पहली चीज़, मेरा वचन का मतलब ये नहीं कि वो यही शासन हो गया, वो बोला जो मेरे को समझ में आता है वो गलत भी होने के लिए मैं आई एम 100% श्योर कि मैं गलत भी पढ़ सकता हूँ, और मैं रेडी भी हूँ उसके लिए, कि मार्केट है वो रोज़ सबको गलत करता है, तो गलत होने के लिए भी तैयार हूँ। CG पावर, अगर आपको 30% प्रॉफिट था तो आप 30% के शेयर बेच देते, फ्री के शेयर अपने रख लेते। पहली चीज़, आपने अगर नहीं भी रखा कोई बात नहीं, बाजार है हो तो पैसा यहाँ से बने या वहाँ से बने, कल को नीचे मिले तो आप दोबारा इसमें ऐड भी कर सकते हो, कंपनी ख़राब नहीं हो गई है वो, इट इज़ जस्ट कि वो थोड़ा समय ले सकता है, कि बहुत बढ़िया तेज़ी ऑलरेडी दिखा चुका है स्टॉक। रही बात एशियन पेंट में एंटर करने का, ठीक कॉल है, कोई खराबी नहीं है, एशियन पेंट भी ठीक है, टाटा टेक भी ठीक है, बट टाटा टेक माइट टेक अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम कंपेरेटिवली एशियन पेंट के, क्योंकि एक क्वार्टर के नंबर अब तक खाली टाटा टेक के आए हैं और लास्ट क्वार्टर के नंबर थोड़े से वीक थे।
BMW के साथ टाई अप या बाकी टाई अप का जो इम्पैक्ट है वो धीरे धीरे Q3, Q4 या Q1 अगले फाइनेंशियल ईयर में वो आपको दिखाई पड़ेगा। सो तब तक नंबर इंप्रूव होंगे, तब तक शेयर ऐसे ही शायद डोलता रहे रेंज के अंदर ऊपर नीचे, थोड़ा बहुत जो चला है वो चला है, बाकी रेंज में रहे, उसके बाद एक्चुअल शायद इसमें जूस निकलना शुरू हो। सो इसीलिए अभी के लिए इट माइट टेक सम टाइम, लेकिन डिसीजन दोनों ख़राब नहीं है, ना एशियन पेंट ना टाटा टेक और ना सीजी पावर। सीजी पावर में भी अगर आप रहोगे तो भी कोई ख़राब ही नहीं है, बस थोड़ा चला है इसलिए कंसोलिडेशन में जा सकता है, लेकिन नीचे मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है ये स्टॉक। और रही बात आरती इंडस्ट्री की, तो थोड़ा चल चुका है अब आरती। आप पहले के आरती जो 500, 550, 600 रुपये आया था उस समय पर लेना ज़्यादा लॉजिकल था, तो वापस अपने शायद QIP के दाम के आसपास आ गया, या जो रिसेंटली फंड रेस था उसके दाम के आसपास आ गया है, नहीं सॉरी बायबैक का जो दाम था उसके आसपास आ गया है। सो इसीलिए अगर नीचे मिल जाए तो ज़्यादा बेटर डील है। बट केमिकल में आज एक तरफा तेज़ी आई है, इसलिए आपको अच्छा लगने लग जाए ऐसा मत करिए। ऐसा ना हो ना कि एक दिन में आपने ले लिया खूब सारा और फिर वापस नीचे चला गया, तो थोड़ा और कंसोलिडेशन माइट हैपन। लेकिन अदरवाइज़ आरती कंपनी अच्छी है और इसमें अच्छे नामों में SRF है, दीपक है, इनग्रेविया है जो आज चला भी है काफ़ी। अभी तो मतलब इसमें बहुत जूस बाकी है, 850 रुपये के आसपास के हाइस थे, 380 का लो बनाए, वो लगा नहीं पाया, वो बात अलग है 380, लेकिन उसके आसपास तक गया था। सो बेटर अभी भी और इसमें जूस बाकी है। ओके सुमित सर, आई हैव न्यू फ्रेश एंट्री ऑन प्रोटीन फॉर 6 मंथ एंड जियो 250 रुपये, बुक प्रॉफिट और वेट क्या, आई कैन वेट फॉर 4-6 मंथ। देखो सर, जियो के केस में अच्छा गेन है, एटलीस्ट कैपिटल स्लोली एंड स्टेडली आप निकालते रहना। वन, फ्री के शेयरों के साथ आप थ्रू आउट लाइफ बने रहो, कोई इशू नहीं है। रही बात प्रोटीन की, हाँ प्रोटीन वैसे ठीक है, आज ब्लॉक में मतलब हैंगओवर था ब्लॉक का, वो आज कुछ हद तक ईज़ हुआ है, जिसकी वजह से वो शेयर 6-7% चला है, लेकिन अदरवाइज़ कंपनी अच्छी है। मतलब वैल्यूएशन थोड़ा सा महंगा है, 40-45 के मल्टीपल पर है स्टॉक, लेकिन जितना नीचे मिल जाए उतना बेटर। और अगर नहीं मिलता तो क्या होता है कि 47-45 पे शेयर का मल्टीपल है अभी, अर्निंग अगर इंप्रूव होती गई विद टाइम और भाव यहीं खड़ा रहा तो अपने आप ही एडजस्ट हो जाएगा PE भी। सो वो पार्ट भी ठीक है, लेकिन आप एक्यूमुलेट करना चाहते हो, थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट कर सकते हो, इसमें कंपेरेटिवली बेटर है। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। और टाटा स्टील, पिरामल फार्मा करंट प्राइस में ले सकते हैं। टाटा स्टील में सागर साहब ये चला है, कल ही किसी ने बोला था, इसमें बाय कॉल दिया था, आज ही दिया था 210 रुपये के टारगेट के लिए। नीरज जी के शो में गेस्ट आए थे, उन्होंने इसमें खरीदारी की राय दी थी 210-220 के टारगेट्स के लिए लॉन्ग साइड पे जाने की राय है, क्योंकि ये शेयर 52 वीक्स हाई बना रहा है। सो मोमेंटम तो रहेगा, कंपनी अच्छी है वैसे भी, ऑब्वियसली देश की लार्जेस्ट प्राइवेट स्टील कंपनी है, थोड़ा मोमेंटम रहेगा। बट इस चीज़ के लिए भी तैयार रहना कि ये नीचे मिले तो आप ऐड करने की कैपेसिटी में रहो। आउटराइटली सिर्फ इसलिए कि ये चला जा रहा है इसलिए लेना है, ऐसा मत सोच लेना। नीचे मिल जाए तो और अच्छी एडिशन की कैपेसिटी रखना अपने पास। एंड लाइकवाइज पिरामल फार्मा से बेटर टाटा स्टील है, तो पहले उस पर फोकस करो आप। मान्यवर में सैनी साहब, आज ही किसी की एक वो आई थी रिपोर्ट, मेरे ख्याल से जेफरीज था या किसी का एक नोट आया है, उन्होंने 1100 के आसपास से टारगेट दिए हैं। वो कल मतलब आज सुबह किसी उस पर ग्रुप में था, मैंने देखा था, लेकिन मैं उसको पढ़ नहीं पाया कि उसमें नोट में बोल क्या रहे हैं, लेकिन बाय साइड की कॉल थी जेफरीज की या किसी ब्रोकर की, और उन्होंने 1100, 1050 के ऐसे के टारगेट दिए हुए हैं। सो एज ऑफ नाउ तो होल्ड करो, क्योंकि अब वो कंसोलिडेट कर रहा है, बहुत समय से नीचे तो नहीं जा रहा, एटलीस्ट स्टेबल हो गया है। सो वेट एंड वॉच इज द बेटर ऑप्शन। और इस क्वार्टर का नंबर देखना है, क्योंकि Q4 में मेरे ख्याल से Q3 के नंबर्स का पूरा इम्पैक्ट आना चाहिए। सो लेट्स सी कहाँ तक नंबर जाता है, बट अभी के लिए तो एटलीस्ट आप बने रहो, ज़्यादा बेटर है। कंटेनर कॉर्पोरेशन एंड NLC परचेज के लिए कैसा है, गवर्नमेंट PSU एट राइट वैल्यूएशन, इज इट करेक्ट और नॉट? जैन साहब, कंटेनर कॉप तो है, आज ही चला भी 6% के आसपास। एक ब्रोकरेज का नोट था 1100 या 1050 के टारगेट्स के लिए। आज 2-3 लोगों से मैंने पूछा भी था मार्केट आवर में, तो उन्होंने भी ये बात बोली कि 1100, 1150 के टारगेट आ सकते हैं। वैसे भी इसमें एक बड़ी स्टोरी जो अनफोल्ड होनी है वो लैंड पार्सल के डीमर्जर को लेकर होनी है, क्योंकि लैंड एसेट डीमर्ज हो रहा है और कंटेनर कॉप के पास बहुत बढ़िया लैंड एसेट है डीमर्ज होने के लिए। सो अच्छी स्टोरी अनफोल्ड हो सकती है, तो कंटेनर कॉप तो इज़ अ वेरी गुड बाय इनफैक्ट। और NLC भी कंपनी अच्छी है, बस थोड़ा चला है NLC ज़्यादा कंपेरेटिवली कंटेनर कॉप के, तो इस पार्ट को आप अगर डाइजेस्ट कर पा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन कॉनकॉर इज़ अ बेटर बेट कंपेरेटिवली। एड स्नोमैन, हैप्पीएस्ट माइंड, जोमेटो। तो सिंह साहब, स्नोमैन अगेन 55 एंड 59 दो स्टॉप लॉस आपके रहेंगे। ये वो दो बॉटम के लेवल है जहाँ पे प्रमोटर की सबसे पहली बाइंग थी। 54 रुपये आपके लिए पहला स्टॉप लॉस है, 55 में पहली बाइंग थी।
और 60 रुपये दूसरा स्टॉप लॉस, क्योंकि 60 रुपये पे मतलब पहला 60 और दूसरा और 59 और 54, क्योंकि 60 पे प्रमोटर की एक बड़ी चंक थी बाय की और 55 पे सबसे पहली बाइंग थी। तो ये दो आपके लिए लेवल हैं और उनके एक रुपये नीचे 59 और 54 आपके स्टॉप लॉसेस रहेंगे। रिसेंटली 73 पे प्रमोटर की बाइंग है, इसलिए 73 के लेवल शायद तोड़ भी नहीं रहा है, हर बार 73 के आसपास आके वापस ऊपर जा रहा है। आज भी 72-73 की रेंज में आया था, लेकिन वहीं पे कहीं क्लोज हुआ है। सो इट इज़ अ गुड बेट। अदरवाइज हैप्पीस्ट माइंड केस में कंसोलिडेशन माइट टेक अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, क्योंकि ये धीरे धीरे शेयर नीचे आ रहा है, अपने QIP प्राइस से ज़्यादा गैप बढ़ा रहा है और साइमल्टेनियसली अर्निंग बढ़ रही है। तो अगर इस क्वार्टर की अर्निंग बढ़कर आ गई तो शायद बाजार रिवर्स रिएक्ट कर सकता है इसके ऊपर, तो उस लिहाज से आप इसको देख सकते हो। जोमेटो ऑलरेडी बहुत चला हुआ है, इसलिए मैं उस पर वैसे भी टिप्पणी नहीं करूँगा। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। सर मेरे पास IRCTC के 200 शेयर हैं 62 रुपये से। 62 रुपये से IRCTC 62 रुपये कब आया था? एनीवेज, और FL इंडिया के 100 शेयर हैं 149 रुपीज़ से। दोनों स्टॉक IPO से होल्ड कर रहे हैं। ओके, ये प्राइस स्प्लिट होने के बाद है। दोनों स्टॉक के अगले 2 साल के लिए व्यू कुछ नहीं, चिराग सर होल्ड करो, सिंपल, कुछ मत करो, होल्ड करो। IPO के मिले हुए शेयर हैं, इतनी ऊपर आ चुके हैं, कॉस्ट आपकी 0 है ऑलमोस्ट, आप होल्ड करो बस। यहाँ से अगर ये मान के चलो कि 10% की भी सालाना ग्रोथ होती है, मान लेते हैं मोटा मोटा, FL में भी और IRCTC में भी 1000 रुपये का शेयर 1100 और 1100 का शेयर करीब करीब 1250 के आसपास बैठता है। तो मोटा मोटा तो 1250 रुपये पे भी अगर खड़ा है तो भी अभी कॉस्ट से अच्छा खासा गेन आपको तब भी दे रहा है। तो एज ऑफ नाउ मिनिमम 10% की तेज़ी अगर मान के चलूँ तो भी आपके केस में ज़्यादा बेटर डील है। और FL तो ऑलरेडी ऊपर से बहुत नीचे भी आ चुका है, तो यहाँ तो फिर भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज़्यादा है। सो एज ऑफ नाउ दोनों बने रहो, कोई खास रिस्क नहीं है आपके लिए। BLS इंटरनेशनल अवॉइड करिए सर ज़्यादा। वैसे नहीं, BLS तो वो वाला है, वीज़ा प्रोसेसिंग वाला ना। नहीं 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 नहीं, ये आप चला बहुत है, इसलिए थोड़ा देख संभल के कॉल लेना। कंपनी वैसे ठीक है, BLS ई सर्विसेज और BLS इंटरनेशनल दोनों ही बहुत चले हैं। IPO से वो चल गया ई सर्विसेज, और ये भी मैनेजमेंट भी दिल्ली बेस्ड मैनेजमेंट, अभी मिला भी था मैं उनसे कुछ दिन पहले। बट बेटर इज़ की प्रोसेसिंग अच्छी है, बोल रहे टूरिज्म में अच्छा डील आ रहा है, काफ़ी उनको वॉल्यूम आ रहा है। सो होल्ड करने में फ्लॉ नहीं है, लेकिन नया खरीद रहे तो नीचे लेना ज़्यादा बेटर है, चला बहुत ज़्यादा है। एंड 5 स्टार से बेटर तो आवास फाइनेंशियल, उसको आप एक बार पिक कर सकते हो। PNB 500 तक जाएगा क्या सर जी? अभिषेक जी कुछ ज़्यादा ही ऑप्टिमिस्टिक नहीं आप? 500 जाएगा तो अब, लेकिन कितना समय नहीं पता। मान लो आप ये 20 साल का तो हाँ शायद 20 साल में चला जाए, या 10 साल का तो शायद 10 साल में चला जाए। पिछले 10 साल में तो PNB का रिटर्न आया है -9%, पिछले 10 साल में, ये बता दूं आपको मैं, क्योंकि ये मुझे इसलिए याद है कि एक लिस्ट मैंने बनाई थी 10 साल में शेयर चले नहीं, उनमें PNB का नाम आता है। तो इकलौता PSU बैंक जिसके रिटर्न, लार्ज PSU बैंक जिसके रिटर्न इतने ख़राब हैं। सो पिछले 10 साल में तो ये नहीं चला, अगले 10 साल में शायद चल भी जाए, लेकिन इतना ऑप्टिमिस्टिक होना ठीक नहीं है। रियलिस्टिक रही है बाज़ार में, थोड़ी थोड़ी तेज़ी मिलती है और अर्निंग ग्रोथ आती जाती है, तो अर्निंग ग्रोथ को आप फॉलो अप करके इसका प्राइस जज कर सकते हैं। अभी के लिए सिर्फ आउटराइटली PNB चला जा रहा है तो आपको अच्छा लग रहा है और आपको लग रहा है ये 500 हो जाएगा, 400 हो जाएगा, होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा कैरी करना है स्टॉप लॉस को, वो ज़्यादा बेटर है। एटलीस्ट ट्रेल करो स्टॉप लॉस को, अगर ट्रिगर हो जाए तो बात अलग है। ओके जी, सुमित सर राम राम शर्मा साहब, मैंने आज बाय किया है महिंद्रा हॉलीडेज़ है एंड रिजॉर्ट शेयर 400 रुपये फॉर नेक्स्ट जनरेशन के लिए। अभी मैं अनमैरिड हूँ, 25 साल के लिए होल्ड करना चाहता हूँ। शर्मा साहब, अगर आप अनमैरिड हो और आप अगली जनरेशन के लिए शेयर लेना चाह रहे हो, तो मतलब मेरा पर्सनल सजेशन, आप पहली प्रेफरेंस हमेशा उनको देना जो दे आर द बेस्ट इन देयर बिजनेस। मतलब महिंद्रा के बारे में तो मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन दे आर द बेस्ट इन देयर बिजनेस, लाइक TCS, लाइक इन्फोसिस, लाइक टेक महिंद्रा और M&M और मारुति और बजाज ऑटो और एशियन पेंट्स और पीडीलाइट, इस तरह के नाम। क्यों इसको बोलने की वजह क्यों है? क्योंकि ये तरह के शेयर ना, इनकी एग्जिस्टेंस पे आप सवाल नहीं उठा सकते अगले 20 साल के लिए, अगले 30 साल के लिए। आप 25 साल के, मैं उम्मीद करता हूँ आप 100-125 साल और जियोगे अभी यहाँ से। तो अगर इतना जीते हो आप, तो 100 साल तक TCS की एग्जिस्टेंस, अगर देश की एग्जिस्टेंस है तो उसकी भी रहेगी, क्योंकि ये शेप चेंज हो सकता है कि ये कुछ और बन जाए, कोई बड़ी आकार की, छोटे आकार की, बड़े विकार की, छोटे विकार की, कुछ भी बन जाए, लेकिन एग्जिस्टेंस रहेगी। बड़ी छोटी किसी और धंधे में, जैसे अब एक टाइम पे प्योर प्ले था एशियन पेंट्स, अब वो सीमेंट प्ले भी बन गया है, थोड़ा थोड़ा होम फर्निशिंग बन गया है। पीडीलाइट के ज़माने में प्योर एडहेसिव था, अब वो स्टेशनरी में भी आ गया। तो ऐसे आकार विकार बदल सकते हैं, लेकिन ये रहेंगे। SBI, ICICI, HDFC बैंक।
सो पहली प्रेफरेंस तो पहले आप इनको दो। अब आप कहोगे ये तो बड़े हैं, चलते नहीं हैं, तो आप बात भी 100 साल की कर रहे हो ना, तो 100 साल में तो ये चलेंगे नहीं चलेंगे वो 100 साल में डिपेंड करेगा। तो इतनी लंबी जब अवधि के लिए आप मान लेते हो तो आपको हमेशा एग्जिस्टेंस पहली प्रेफरेंस देनी चाहिए, वन। फिर सस्टेनेबिलिटी, मैनेजमेंट। अब कोई एक सिंगल जनरेशन या सिंगल कॉर्पोरेट बेस्ड कंपनी जो होती हैं उनको उनके सक्सेशन प्लान को लेकर इशू आता है, लेकिन टाटा केस में या SBI केस में या HDFC केस में या ICICI केस में इस तरह की एग्जिस्टेंस नहीं आती जहाँ पर सक्सेशन प्लान पहले से ईयर मार्क्ड है उनका। सो इसीलिए पहले आपको प्रेफरेंस में मैं ये नाम बोल रहा हूँ। अब रही बात महिंद्रा की, महिंद्रा कंपनी ठीक है, ख़राबी नहीं है उसमें, बट इस तरह के होराइज़न के लिए वो वेल फिटेड नहीं है। तो आप उस पार्ट के लिहाज से इसमें कॉल लो, रेस्ट आप इसको भी होल्ड कर लो। इधर 100 साल बाद आप सही होंगे, मैं गलत होऊंगा, या मैं सही होंगे आप गलत होंगे, दोनों में से एक को नॉलेज मिल ही जाएगी, जो भी बचेगा उसको। सो बेटर इज़ कि दो कंपनी सही है महिंद्रा भी, लेकिन एक बार को पहले लार्ज कैप भी बड़ा हिस्सा अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए लेके रख लो, उसके बाद आप इनको लेते रहो तो कोई हार्म नहीं है उसमें। ओके, इन्फी अगुन सर कुछ भी इन्फोसिस से रिलेटेड अब नंबर के बाद ही डिसाइड होगा। सो नंबर से पहले थोड़ी वीकनेस है स्टॉक के अंदर और प्रिवेल करेगी भी। एक्सेंचर के नंबर खराब थे, गाइडेंस कट था, तो बाजार मान रहा है कि इनके नंबर भी वीक आएंगे, तो शॉर्टिंग चल रही है। लेकिन अगर नंबर खराब नहीं आए, गाइडेंस रिवाइज हो गई टॉपवर्ड साइड पर, जो ईयर एंडिंग गाइडेंस की है, तो स्टॉक पॉजिटिवली रिएक्ट कर सकता है। सो बहुत कुछ होने के लिए है नहीं अनटिल अनलेस नंबर बहुत ही ख़राब ना आ जाए। सर यू ऑन पेज इंडस्ट्री फॉर लॉन्ग टर्म, इज इट कंसिस्टेंट कंपाउंडर स्टॉक? रोहित सर ऑलरेडी बहुत चला है यार, मतलब मेरे को याद है 800 रुपये नहीं 340 रुपये का शायद इसका वो था इशू प्राइस, IPO 2006 या 7 में आया था कहीं। तब ये सोचा भी था हमने भी कि इतना बड़ा मल्टीबैगर बन जाएगा, लेकिन छोटी इक्विटी है, एडजस्टमेंट हुए नहीं, और वो उस समय की डिमांड बहुत स्ट्रॉन्ग थी, तो इतना चल गया। अब इतनी बड़ी तेज़ी के साथ इक्विटी अभी भी कम है, लेकिन प्रमोटर माल बेच रहा है, तो ये रिस्क है। सो वो एक पार्ट इज़ अ कंसर्न, बट अदरवाइज ठीक कंपनी है। कांस्टेंट कंपाउंडर बनेगा या नहीं है तो कहना अभी मुश्किल है, लेकिन 50,000 रुपये बेट करो आप इसके ऊपर कि वो आगे 50 से लाख रुपए हो जाए, तो उससे बेटर तो मारुति ले लो, वो फिर भी एक बार को बनने की गुंजाइश रखता है। मारुति हैज़ अ बेटर पोर्टफोलियो एंड बेटर पोटेंशियल कंपेरेटिवली पेज के मल्टीबैगर बनने का, तो मारुति इज़ अ बेटर बेट इनफैक्ट। चलिए फिलहाल अब इतने सवालों शामिल करूंगा, माफ़ी उन सभी लोगों से इनसे बातचीत नहीं हो पाई। बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा। आपसे मुलाकात होगी शुक्रवार को, और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय आप ज़रूर ले लें, और CNBC आवाज़ के YouTube, Facebook, Instagram पेजेस पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नमस्कार।